हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक और नया चैप्टर जिसका नाम है मार्केट मैकेनिज्म। अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, थ्योरी ऑफ डिमांड और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और थ्योरी ऑफ सप्लाई, इतने चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। मार्केट मैकेनिज्म चैप्टर आप तभी पढ़ पाएंगे जब आपको थ्योरी ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ सप्लाई आती होगी। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं मार्केट मैकेनिज्म से। सबसे पहला टर्म हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। मान लीजिए कि मैं आइसक्रीम वेंडर हूं, मैं आइसक्रीम सेल करता हूं और मेरे पास कोई कस्टमर आता है जो मुझसे काफी क्वांटिटी में आइसक्रीम लेना चाहता है। मान लेते हैं कि वो 30 आइसक्रीम्स लेना चाह रहा है और उसके लिए उसके पास 1500 रुपीज है। वो चाह रहा है कि 1500 रुपीज में 30 आइसक्रीम्स मुझे मिल जाए 50 रुपीज ईच की, और मैं भी 50 रुपीज में उसको वो सेल करना चाहता हूँ। मान लेता हूँ कि मेरी आइसक्रीम 55 रुपीज की है और वो 30 ले रहा है, तो मैं मानता हूँ कि वो मैं उसे 50 का बेच दूंगा। ठीक है, तो ये जो 50 रुपीज पे 30 आइसक्रीम्स मेरी बेचने की विलिंगनेस है और उसी 50 रुपीज पे 30 आइसक्रीम्स उसका खरीदने का डिजायर है, ये हम लोग का मैच हो गया। मतलब जो डिमांड है और जो सप्लाई है, दोनों क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो जब डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। जब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो जाते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, जिस भी पॉइंट पे डिमांड का ग्राफ सप्लाई के ग्राफ से इंटरसेक्ट होता है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब यहीं से समझते हैं डिसइक्विलिब्रियम क्या होगा। बहुत ही बेसिक सी बात है सर, जहां पे इक्विलिब्रियम ना हो वो डिसइक्विलिब्रियम है ना। जैसे एडवांटेज मतलब क्या होता है? फायदा, और डिसएडवांटेज मतलब क्या है? जिससे फायदा ना मिले, नुकसान हो जाए। सिमिलरली डिसइक्विलिब्रियम क्या होगा? जहां पे इक्विलिब्रियम नहीं है, मतलब डिमांड और सप्लाई मैच नहीं हो रही है। तो या तो डिमांड ज्यादा होगी या तो सप्लाई ज्यादा होगी। दो ही केसेस हो सकते हैं कि डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, या वाइस वर्सा, डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिसइक्विलिब्रियम। तो पहले हम लोग इतनी डिफाइन समझ लेते हैं क्या लिखा है। तो लिखा हुआ है, equilibrium is a situation in which quantity demanded of a commodity equals to the quantity supplied। क्या लिखा है यहाँ पे? कि जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड मैच हो जाती है, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे ये इक्वल हो जाती है। मैं भी 30 यूनिट सेल करना चाह रहा हूं, सामने वाला भी 30 यूनिट्स परचेज करना चाह रहा है। इस 30 को हम क्या बोलेंगे? 50 रुपीज पे 30 यूनिट्स को हम क्या बोलेंगे? इट इज इक्विलिब्रियम। व्हाट इज दिस इक्विलिब्रियम? when quantity demanded of a commodity is not equal to the quantity supplied। जब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे हम इसको क्या बोलेंगे? डिसइक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है? अभी जो मैंने आपके साथ एग्जांपल डिस्कस करा, इसमें मैं किस प्राइस पे आइसक्रीम सेल करना चाह रहा था? 50 रुपीज, और सामने वाला भी क्या पे करना चाह रहा था? 50 रुपीज। क्या ये वही प्राइस है जिसपे मैं जितनी क्वांटिटी सेल करना चाह रहा हूँ उतनी क्वांटिटी वो परचेज करना चाह रहा है कंज्यूमर, है ना। तो इस प्राइस को हम क्या बोलेंगे? दिस ₹50 इज इक्विलिब्रियम प्राइस। और यहीं पे ये 30 यूनिट्स क्या है? दिस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है? ये वो प्राइस होता है जिसपे क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल है। ये वो प्राइस होता है जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल होता है। इट इज द प्राइस एट विच द कंज्यूमर्स आर विलिंग टू परचेज द सेम क्वांटिटी। ये वो प्राइस है जिसपे कंज्यूमर की विलिंगनेस है खरीदने की। 50 रुपीज पे वो कंज्यूमर 30 यूनिट्स खरीदना चाह रहा था, एंड इट इज सेम द सेम क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल। और मैं उसी सेम प्राइस पे 50 रुपीज पे 30 आइसक्रीम्स उसको सेल करना चाह रहा था। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम प्राइस। व्हाट इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी? एज आई हैव एक्सप्लेन्ड, द अमाउंट दैट इज बॉट एंड सोल्ड एट इक्विलिब्रियम प्राइस। ये जो प्राइस फिक्स करा ना हमने 50 रुपीज, इस 50 रुपीज के प्राइस पे जितनी कमोडिटी मैं सेल कर रहा हूँ और जितनी कमोडिटी सामने वाला बाय कर रहा है, परचेज कर रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्या? जो क्वांटिटी कमोडिटी की यूनिट्स है ना। यहाँ पे मेरे एग्जांपल में क्या था? 30 यूनिट्स। तो 30 यूनिट्स क्या है? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। नाउ व्हाट इज एक्सेस डिमांड? एक्सेस डिमांड मतलब क्या होगा? कि मैं सप्लाई कर रहा हूं उसको, मान लेते हैं 30 यूनिट्स, और वो मुझसे कह रहा है आप 35 आइसक्रीम दे दो, ठीक है, 50 रुपीज के रेट पे। तो मैंने कहा 35 आइसक्रीम तो मैं 50 में नहीं दे पाऊंगा, उसमें मेरा ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो मैं 30 देना चाह रहा हूं और वो 35 डिमांड कर रहा है। तो ये जो 5 यूनिट्स का डिफरेंस आया ना, ये एक्सेस डिमांड है। कंज्यूमर डिमांड ज्यादा कर रहा है लेकिन मैं उतना सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। समझ में आया? सो व्हाट इज एक्सेस डिमांड? द अमाउंट बाय विच क्वांटिटी डिमांडेड एक्सीड्स द क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, नाउ व्हाट इज एक्सेस सप्लाई? वाइस वर्सा। अब मान लीजिए कि मैं एक पर्टिकुलर प्राइस पे कंज्यूमर को 50 यूनिट्स बेचना चाह रहा हूं, लेकिन उसे वो महंगा लग रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ 40 यूनिट्स खरीदना चाह रहा है। तो मेरी सप्लाई तो 50 की है
बट वो 40 परचेज करना चाह रहा है। तो ये जो 10 यूनिट्स का सप्लाई मैं एक्स्ट्रा करना चाह रहा हूँ, ये क्या है, दिस इज एक्सेस सप्लाई, द अमाउंट बाय विच क्वांटिटी सप्लाइड एक्सीड्स क्वांटिटी डिमांडेड। सिंपल था, ठीक है। अब इसको जरा हम लोग शेड्यूल की हेल्प से भी समझेंगे अभी आगे। देखिए यहाँ पे इसको देखिए, मान लीजिए कि ये जो हेडफोन है ये 1000 रुपीज का है, मेरे पास कोई कंज्यूमर आता है, वो कहता है कि आपके पास हेडफोन कितने का है, मैंने कहा इसकी एमआरपी तो 1000 है, तो कहता है कि मुझे जो है, मेरे मन में आया कि 56 यूनिट्स जो है मेरे पास पड़ी हुई हैं, तो उनका चार्ज जो है वो 1000 है, ठीक है। उसने कहा कि मुझे आप एक काम करिए फिर 30 दे दीजिए, ठीक। तो मैंने कहा 30 आप लेंगे, आप थोड़ा सा अगर देखिए, अगर आपको और भी कुछ लेना हो, मतलब होलसेल में बल्क में होता है कि अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा लॉट लेना है तो अच्छा है, फिर मेरे लिए ठीक है, मेरा सामान बिक जाएगा। तो कंज्यूमर ने बोला कि आप मुझे आप मुझे 900 अगर चार्ज करोगे तो मैं आपसे 40 यूनिट्स ले लूंगा। समझो इस चीज को, मैं कहीं पे कुछ सामान लेने गया, मैंने कहा 30 यूनिट्स कितने की होंगी, उसने कहा 1000 रुपीज की एक यूनिट है, 30,000 की पड़ेगी। मैंने कहा अच्छा, अगर मैं 40 लूंगा तो वो कुछ प्राइस कम करके बताएगा, वो अब 40,000 नहीं बताएगा, है ना, वो अब कुछ प्राइस कम करके बताएगा, वो कहेगा ये फिर 3600 की पड़ेगी आपको, सॉरी 36,000 की पड़ेगी आपको, ठीक है। 40 यूनिट्स 900 रुपीज के हिसाब से 36,000 की आपको पड़ेगी। तो अगर मैं 40 यूनिट्स लेता 1000 के हिसाब से तो 40,000 होता, तो यहाँ पे मुझे प्राइस कुछ कम में मतलब हुआ, मुझे कम पे करना पड़ेगा एज अ कंज्यूमर। तो जैसे ही क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है तो प्राइस क्या होता है, कम होता है। डिमांड चार्ट में पढ़ा था ना, जब भी प्राइस फॉल करता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, 30 से 40 में इंक्रीज आया। वहीं पे जब प्राइस कम हो गया, सप्लायर कब ज्यादा बेचना चाहता था, जब किसी चीज का प्राइस ज्यादा होता है, और अगर प्राइस गिर जाता है तो उसे लगता है कि अब इसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं है ना, इसमें प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया, तो इसलिए उसका मन थोड़ा सा हट जाता है, उसकी विलिंगनेस कम हो जाती है उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो गई, लो हो गई। क्यों लो हो गई, मैं पहले 56 यूनिट सेल करना चाह रहा था, लेकिन अब उसने जो प्राइस कोट करा 900 रुपीज, मैं उस पर अब सिर्फ उसको 50 ही देना चाह रहा हूँ, मैं 56 नहीं दूंगा 900 पे। तो ये जो 50 सप्लाई मैं करना चाह रहा हूँ, ये क्या हुआ, ये क्वांटिटी फॉल हो गई। कैसे समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप ऊपर देखिए जरा, क्या डिमांड सिर्फ 30 की है, द आंसर इज यस। क्या सप्लाई 56 करना चाह रहा हूँ मैं, द आंसर इज यस। 26 का मैं एक्स्ट्रा सप्लाई करना चाह रहा हूँ, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेस सप्लाई। अच्छा, जब मैं सप्लाई ज्यादा करना चाह रहा हूँ तो उससे क्या इफेक्ट आएगा, प्राइस फॉल होने लगेगा। जब मैं सप्लाई ज्यादा करूंगा और डिमांड कम होगी तो प्राइस फॉल होगा, जब डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस बढ़ता है, जब डिमांड कम होती है तो प्राइस गिरने लगेगा, ठीक है। कोई चीज अगर मार्केट में बिकी नहीं रही है तो हम उसको अगर जो मैंने प्राइस कोड कर रखा है, लेट से 50 रुपीज की नहीं बिक रही है, तो फिर मैं कम करके 45 में बेच जाऊंगा ना, कि एटलीस्ट स्टॉक तो बिके, ठीक है। तो जब कोई चीज नहीं बिकती है, जब डिमांड नहीं होती है तो प्राइस गिरने लगता है, लेकिन जब डिमांड बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वेजेंट होने लगती है, डिमांड बढ़ने लगती है, तो प्राइस बढ़ जाता है चीजों का। सो अब 900 प्राइस जब रखा गया तो कंज्यूमर ने कहा आप 40 दे दीजिए, मैंने कहा नहीं, मैं मतलब 50 आपको दे पाऊंगा। उसने कहा आप एक काम करिए कि आप 40 दे दीजिए, मैंने कहा आप कम क्वांटिटी ले रहे हैं। तो कहता उसने फिर एक और रखा, उसने कहा कि अच्छा अगर आप मुझे 800 रुपीज पर पीस चार्ज करेंगे तो मैं आपसे 45 हेडफोन्स तक खरीद लूंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर 800 रुपीज पे तुम 45 लोगे तो चलो चल जाएगा, मैं तुम्हें 45 हेडफोन सेल कर देता हूँ। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ना अग्रीमेंट हो गया है। कैसा अग्रीमेंट हो गया है, मैं 45 हेडफोन्स उसको 800 रुपीज से बेचना चाह रहा हूँ, और वो भी 45 हेडफोन्स 800 रुपीज के प्राइस पे खरीदना चाह रहा है। तो ये 45 और 45 ये क्वांटिटी क्या हो गई, ये इसकी डिमांड और ये मेरी सप्लाई, ये दोनों क्या हो गए, मैच हो गए। जो डिमांड है और जो सप्लाई की यूनिट है ये क्या हो गई, ये मैच हो गई। ये क्या है, ये हमारा इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है, ये हमारा इक्विलिब्रियम आ गया। ये जो 800 रुपीज का प्राइस है, ये जो 800 रुपीज का प्राइस है, दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस। ये जो 45 यूनिट्स हैं, दीज आर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और ये पूरा क्या है, ये पूरा इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी दोनों से मिला के बनता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम। क्या इफेक्ट आएगा प्राइस पे, ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा। अब मान लीजिए कि मैंने उसे बोला कि नहीं, उसने मुझसे बोला कि अब 700 रुपीज मैं आपको पे करूंगा अगर आप मुझे 55 यूनिट्स दे दें, ठीक है। वो धीरे धीरे जो है ज्यादा कहने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है प्राइस कम कर दो तो हम और ले लेंगे और ले लेंगे। मैंने कहा 700 में तो मैं आपको अब 45 नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको 35 दे पाऊंगा, ठीक है। 35 आप ले जाइए, मेरे पास मैंने जैसे एग्जांपल में स्टार्ट करा था 56 से, तो मैंने बोला 35 आप ले जाइए, जो बचे हुए 21 है फिर मैं हायर प्राइस पे किसी और को बेचूंगा ताकि मुझे भी तो कुछ मिले। मैं आपको कम प्राइस में ज्यादा क्वांटिटी बेचूंगा तो मेरा लॉस हो जाएगा, है ना। तो मैंने कहा कि अगर आप 700 दोगे ना पर पीस का,
तो मैं फिर आपको सिर्फ 35 ही दे पाऊंगा। लेकिन वो उस पर क्या खरीदना चाह रहा है, वो ज्यादा खरीदना चाह रहा है। वो कह रहा है अगर और सस्ता करोगे तो हम ज्यादा खरीद लेंगे। अभी हम 45 पे आए थे, अब हम 55 खरीद लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे केस थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ पे डिमांड 55 की है और सप्लाई सिर्फ 35 करना चाह रहा हूं मैं, यानी 20 का डिफरेंस आ गया। ये 20 यूनिट्स का जो डिफरेंस है ये क्या है, दिस इज एक्सेस डिमांड। जब डिमांड क्रिएट होती है तो प्राइस बढ़ जाता है, जब डिमांड क्रिएट होती है तो प्राइस बढ़ जाता है, तो यहाँ पे प्राइस बढ़ने लगेगा मार्केट में। जब कंज्यूमर ने कहा कि भैया अगर 600 रुपए आप लगा दोगे ना तो हम आपसे 70 पीस ले लेंगे, 70 पीसेस ले लेंगे। तो मैंने कहा 600 रुपए तो बहुत ही ज्यादा आपने कम कर दिया, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। इस पे तो आप 35 यूनिट्स भूल जाओ। अगर आप 600 दोगे तो मैं आपको सिर्फ 20 सेल करूंगा, लेना है तो लीजिए वरना न जाइए। तो फिर यहाँ पे क्या है, वो डिमांड कर रहा है 70 की, मैं सप्लाई करना चाह रहा हूँ उस रेट पे 20, तो 50 का एडिशनल यूनिट वो डिमांड कर रहा है। और ये जो 50 का डिफरेंस है, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सेस डिमांड। तो आई होप आपको समझ में आया। तो अब जरा देखिए इसका ग्राफ कैसा प्लॉट होता है। तो ये इसका ग्राफ है। क्या ये ग्राफ आपको थोड़ा सा देखा देखा लग रहा है? ठीक है, आपने ये फॉरेन एक्सचेंज रेट में सेम ग्राफ आपने पढ़ रखा है। वहां पे करेंसी का जो एक्सचेंज रेट होता है वो उसका इक्विलिब्रियम सेम फिनोमेना से हम लोग डिटरमाइन करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन भी सेम होता है। ठीक है, इसको हम लोग डिमांड एंड सप्लाई मॉडल भी बोलते हैं। तो ये मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बोलूंगा, ये आपको खुद के वर्ड्स में अपने नोट्स में आपको लिखना है। ठीक है, देखिए समझिए इस चीज को। मैं कैसे बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि जब प्राइस पी था तो उस पे क्यू क्वांटिटी सप्लाई होती थी, मतलब डिमांड होती थी, उतनी सप्लाई होती थी। देखिए ये डिमांड का कर्व है। डिमांड का कर्व कैसा होता है, ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। एंड सप्लाई का कर्व कैसा होता है, ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग। ये अभी हम लोगों ने डिमांड और सप्लाई के चैप्टर्स में पढ़ रखा है। तो जिस डिमांड और सप्लाई जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं दूसरे को, इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम पे जो प्राइस होगा उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस, और इस इक्विलिब्रियम पे जो क्वांटिटी होगी इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो मान लेते हैं कि प्राइस, अब यहाँ पे नंबर लिखा होता है ना 2, तो मैं लिख देता ₹2, लेकिन नंबर लिखा नहीं है। तो जब हम वेरिएबल्स के टर्म में डिफाइन करते हैं, हम लोग अपना आंसर लिखेंगे तो हम क्या इसको बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे ओपी। फिर हम इसको क्या बोलेंगे, ओ क्यू। या आप जीरो से बोल, अगर आपने जीरो यहाँ पे कोड करा तो आप इसको क्या बोलेंगे, 0p 0q। ठीक है, तो मैं इतना पूरा क्या पढ़ूंगा। अगर यहाँ पे 4 लिखा होता, मैं सिर्फ 4 बोलता तो 4 कैसे आता, 0 से 1 2 3 4 काउंट तो यहीं तक होता। लेकिन अब मैं यहाँ पे वेरिएबल्स में कैसे लिखूंगा, 0q। तो अब समझिएगा जरा, मैं एक्सप्लेन कैसे करूंगा। मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे ऐसे मुझे 2 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी, और इन दोनों लाइंस को मुझे यहाँ पे कुछ नाम देना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको नाम दे रहा हूँ Q1 और इसको नाम दे रहा हूँ Q2। अब जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। सबसे पहले इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी फिक्स था। मैं बोलूंगा जब प्राइस OP से बढ़ करके OP1 हुआ, ठीक है, जब प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ने पे क्या होता है, डिमांड फॉल कर जाती है ना। जब हम प्राइस बढ़ाते हैं तो एट मोर प्राइस लेस क्वांटिटी इज डिमांडेड, और जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लायर ज्यादा सप्लाई करना चाहता है। तो अब देखिए जरा, मैं बोलूंगा व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम OP टू OP1 देन क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स। पहले क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, P पॉइंट पे कितनी डिमांड थी, डिमांड का कर्व P पॉइंट पे कहां इंटरसेक्ट करता था, Q पे। तो कितनी क्वांटिटी डिमांडेड थी, OQ। ठीक है, OQ डिमांडेड थी, ये OQ है। जब प्राइस बढ़ गया तो अब ये प्राइस वाली जो लाइन है ये डिमांड को कहां पे कट कर रही है, इस पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, ये प्राइस वाली लाइन ये डिमांड की लाइन को यहां पे कट कर रही है। तो यहां पे क्वांटिटी कितनी है, Q1। जब प्राइस P था तो मैं OQ खरीदने को राजी था एज अ कंज्यूमर, लेकिन जब प्राइस बढ़ के P1 हो गया तो अब मैं सिर्फ OQ1 लेना चाह रहा हूं। फिर से, जब प्राइस P था मैं Q लेता था, जब P1 था तब मैं Q1 लेना चाह रहा हूं। यानी जब प्राइस बढ़ा तो मैंने क्वांटिटी डिमांडेड कम कर दी। क्या इतना समझ में आया, इतना आप लिख पाएंगे। आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम OP टू OP1 देन क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स फ्रॉम OQ टू OQ1। सिंपल है, व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम OP टू OP1 देन क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स फ्रॉम OQ टू OQ1। ठीक है, पूरा OQ था वहां से अब OQ1 पे आ गया। अब सुनिएगा, इसी पॉइंट पे, इसी P1 पॉइंट पे अब सप्लाई की भी चर्चा कर लेते हैं। जब प्राइस ये P से P1 पे बढ़ा हुआ है, पहले सप्लाई P पे कितनी थी, सप्लाई Q पे ही थी, लेकिन जब प्राइस P1 हुआ तो अब सप्लाई P को Q2 पे काट रही है।
सप्लाई इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गई, मतलब पहले सप्लाई सिर्फ इतनी थी लेकिन अब सप्लाई कितनी है, इतनी, तो सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई। जब प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ गई। प्राइस के बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो गई थी, लेकिन प्राइस के बढ़ने पे सप्लाई बढ़ गई। तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम ओपी टू OP1 देन क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ2। सर इस फर्स्ट पैरा को हम साथ में कैसा लिखेंगे, मतलब P से P1 वाले प्राइस को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो आप ऐसे लिखेंगे कि एट P प्राइस Q क्वांटिटीज वर डिमांडेड। तो आप ऐसे लिखेंगे अगर तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया वेरिएबल्स आपको कैसे लिखने हैं, आपको ऐसे लिखने हैं कि एट OP प्राइस OQ quantities were demanded and supplied. When price rises from OP to OP1, then quantity demanded falls from OQ to OQ1 and quantity supplied rises from OQ to OQ2। ठीक है, आपको अगर दिक्कत आ रही तो आप एक दो बार और ध्यान से सुनिएगा और खुद से इसका एक्सप्लेनेशन आप जो है एक बार जब रीड करेंगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, इसी तरह अब हम लोग फॉल वाले को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो देखिए जब ये फॉल हुआ तो पहले तो प्राइस क्वांटिटी यही थी, लेकिन जब फॉल हुआ तो डिमांड को इसने यहां पे कट करा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि जब प्राइस फॉल हुआ तो डिमांड का कर्व यहां पे इंटरसेक्ट हुआ, यानी क्यू से इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आगे बढ़ गई। ठीक है, वो आगे चली गई और वहीं पे जो सप्लाई था, जो मैं सप्लाई करना चाह रहा था, तो इस प्राइस पे सप्लाई यहां से यहां पे आ गया, यानी ये कम हो गया। इस प्राइस पे पहले मैं सप्लाई इतनी करता था लेकिन अब मैं इतनी कर रहा हूं तो ये कम हो गया। इसे कैसे एक्सप्लेन करूंगा, तो अब मैं इसको सेकंड पैरा में लिखूंगा, व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP टू OP2, सॉरी व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP टू OP2 देन क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ2 एंड क्वांटिटी सप्लाइड फॉल्स फ्रॉम OQ टू OQ1। व्हेन प्राइस falls from OP to OP2, then quantity demanded rises from OQ to OQ2 and quantity supplied falls from OQ to OQ1। क्या ये समझ में आया? ये चीज ना आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रेट में लिखी भी हुई है। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर के नोट्स है मेरे, इसमें ये रहा, ये देखिए। बस आपको सेम ही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखना है, बस जहां जहां पे आपको इसमें वर्ड दिखेगा फॉरेन एक्सचेंज, वहां पे आपको वर्ड यूज कर देना है कमोडिटी। तो देखिए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट फर्स्ट लाइन आपको लिखनी है, सेकंड से आप देखिए एज पर द डायग्राम डिमांड इन सप्लाई नहीं होगा, डिमांड एंड सप्लाई होगा। ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे होगा एज पर द डायग्राम डिमांड एंड सप्लाई फॉर कमोडिटी at point E where equilibrium price is determined at OR। आप जहाँ पे एक्सचेंज रेट लिखा है ना वहां पे आप प्राइस कर लीजिएगा। If price rises from OR to OR1, the demand for commodity will fall to OQ1 and supply will rise to OQ2। This is a situation of excess supply which results in fall in price till it reaches the equilibrium। और ऐसे ही फिर नीचे वाला पैरा। ठीक है, यहाँ पे क्या इन्होंने एक्सप्लेन करा है आगे एडिशन, इन्होंने ये बोला कि जब डिमांड, जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ प्राइस जब राइज हुआ, जब प्राइस राइज हुआ तो उन्होंने बोला कि डिमांड जो है वो OQ से OQ1 आ गई और सप्लाई बढ़ के OQ2 चली गई, तो डिमांड कम हो गई, सप्लाई ज्यादा हो गई। तो हम लोगों ने देखा कि अगर डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम होने पे क्या होता है, प्राइस गिरने लगता है ना। तो अब डिमांड कम हो गया है और सप्लाई यहाँ पे हम करना चाह रहे हैं, सप्लाई ज्यादा करना चाह रहे हैं, तो अब प्राइस गिरने लगेगा अपने आप नेचुरली, और तब तक गिरेगा जब तक ये यहाँ से गिरते गिरते यहाँ पे और आकर के फिर से लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मीट ना कर जाएं। ठीक है, अगर कभी ऐसा होता है कि प्राइस बढ़ाने पे डिमांड फॉल हो जाए और सप्लाई इंक्रीज हो जाए तो अपने यहाँ फिर धीरे धीरे प्राइस गिरता है मार्केट में, और तब तक गिरता है जब तक वो दोनों जाकर के इक्विलिब्रियम पे फिर से वापस से अटेन ना कर पाए। सो आई होप आपको समझ में आया। आप इसका सेल्फ एक्सप्लेनेशन अपने आप इसको लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब इस ग्राफ को एक और नाम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड एंड सप्लाई मॉडल। जैसा मैंने आपको ग्राफ एक्सप्लेन करने से पहले बताया था कि इसका नाम क्या है, डिमांड एंड सप्लाई मॉडल। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट इज ई। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है ग्राफ में, ई, वेयर द डिमांड कर्व इंटरसेक्ट्स द सप्लाई कर्व, जहां पे डिमांड का कर्व और सप्लाई का कर्व क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अ स्टेबल इक्विलिब्रियम इज द वन which if displaced due to small disturbance brings forces in operation which restore the initial equilibrium position। कह रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये डिफाइन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर शॉर्ट में पूछ सकता है व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम यही है, इसमें बस इतना समझाया है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है
जब अगर किसी भी फैक्टर से हल्का सा भी प्राइस में या किसी भी चीज में चेंज आता है तो जो डिमांड और सप्लाई की मार्केट फोर्सेस है वो अपने आप काम करती हैं, उसको फिर से इक्विलिब्रियम पे पहुंचा देती हैं। जैसा भी हम समझे ना कि अगर प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड फॉलो हो जाएगी, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, तो अपने आप फिर धीरे धीरे प्राइस गिरने लगेगा, गिरते गिरते ऐसे फिर से उसी प्राइस पे पहुंचेगा जहां पे डिमांड और सप्लाई आके इंटरसेक्ट कर जाए। तो वही यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये वो इक्विलिब्रियम होता है जहां पे छोटा भी डिस्टर्बेंस अगर आ गया ग्राफ में तो अपने आप मार्केट की फोर्सेस डिमांड और सप्लाई की ऑपरेट करती हैं और वो उस पुराने प्राइस को रिस्टोर कर देती हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। The only accurate answer to the question whether it is supply or demand which determines the price is that it is both। क्या लिखा है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट लाइन आप कोड कर सकते हैं अपने आंसर में कि अगर आपसे पूछा जाए कि इक्विलिब्रियम प्राइस कौन डिटरमाइन करता है, डिमांड करता है कि सप्लाई करता है, तो दोनों साथ में मिलके करते हैं। ठीक है, कोई एक नहीं करता है, दोनों साथ में करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि विच इज द फैक्टर विच डिटरमाइंस द इक्विलिब्रियम प्राइस, डिमांड और सप्लाई, सो द आंसर इज बोथ ऑफ देम डिटरमाइन इट। Expected forces take market to equilibrium position through what Marshall called haggling and bargaining। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये जो डिमांड फॉल हो रहा है, सॉरी डिमांड इंक्रीज हो रहा है और सप्लाई फॉल हो रहा है। देखिए यहाँ पे इतने पोर्शन की बात हो रही है ग्राफ में। ठीक है, यहाँ पे ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये शेड्यूल का ये वाला पोर्शन है जहां पे डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज, और सप्लाई क्या हो रही है, फॉल। तो डिमांड जब इंक्रीज हो रही है, ठीक है, क्यों, क्योंकि प्राइस कम हो रहा है, तो यहाँ पे कंज्यूमर क्या कर रहा है, बार्गेनिंग कर रहा है। ठीक है, बार्गेन करके दाम कम करवा रहा है। तो इसीलिए वॉटसन ने इसको इंग्लिश में क्या बोला कि ये क्या है, ये बार्गेनिंग है और ये क्या है, ये हैगलिंग है। ठीक है, जब सप्लायर ज्यादा चार्ज करता है। तो कह रहा है एक्सपेक्टेड फोर्सेस टेक मार्केट टू इक्विलिब्रियम पोजीशन थ्रू व्हाट मार्शल कॉल, जिसको मार्शल क्या बोलते थे, हैगलिंग एंड बार्गेनिंग। ये भी एक कीवर्ड है, आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट इन डिमांड। अच्छा, इक्विलिब्रियम तो ये था, मान लीजिए कि सप्लाई में चेंज नहीं होता है, सप्लाई वही रहती है, लेकिन डिमांड में चेंज आ जाता है। डिमांड में चेंज कैसा आता है, हम लोग प्राइस नहीं चेंज करेंगे, प्राइस फिक्स्ड है, लेकिन हम लोगों ने दो चीजें पढ़ रखी हैं, सप्लाई और डिमांड दोनों में, कि अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज होता है तो उससे क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड चेंज होती हैं। ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज होता है, मतलब एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, सॉरी। लेकिन जब प्राइस को छोड़ के जो अदर थिंग्स हेल्ड कांस्टेंट थी, बाकी चीजें चेंज होती हैं, जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, नेचुरल फैक्टर्स, ऐसी चीजें जब चेंज होती हैं तो उससे क्या होता है, राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है, डिमांड में भी सप्लाई में भी, दोनों में होता है। तो कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि प्राइस तो नहीं चेंज हुआ, इक्विलिब्रियम प्राइस तो सेम रहा, लेकिन बाकी फैक्टर्स चेंज होने लगे, तो ऐसे में क्या होगा, अभी एक एक करके समझेंगे कि सिर्फ अगर डिमांड आगे पीछे हो गया तो क्या आएगा, फिर समझेंगे सप्लाई आगे पीछे हो गया तो क्या हो गया। तो फिर देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या है, इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड। आप खुद सोचो, डिमांड यहाँ पे है, ठीक है, अगर डिमांड आगे आ जाएगा, अगर डिमांड यहाँ पे आ जाएगा, डिमांड का कर्व यहाँ पे कैसे हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट में आ गया। अगर डिमांड का कर्व आगे बढ़ जाएगा तो अब जरा एक बात बताना कि क्या ये अब यहाँ पे कट कर रहा है, अगर डिमांड का कर्व यहाँ पे आ गया तो अब क्या ये यहाँ पे कट कर रहा है, इसको हम कैसे कोड करेंगे, ऐसे। तो क्या डिमांड के बढ़ने से यानी इंक्रीज होने से, राइटवर्ड शिफ्ट होने पे मैं कह सकता हूं कि प्राइस भी बढ़ गया और क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ गई। क्या मैं कह सकता हूं कि प्राइस भी बढ़ गया और क्वांटिटी भी डिमांडेड भी बढ़ गई अगर डिमांड में राइटवर्ड शिफ्ट आया तो? द आंसर इज यस। वहीं पे अगर डिमांड फॉल कर जाती है, मतलब उसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट आता है, तो डिमांड के पीछे आने पे क्या होगा कि अब सप्लाई का कर्व यहाँ इंटरसेक्ट होगा, तो यहाँ पे कुछ इंटरसेक्शन होगा, तो ये वाला पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी फॉल हो जाएगा और क्वांटिटी भी। तो अब जरा पढ़िए इसको, कह रहा है जब इंक्रीज होता है डिमांड में यानी राइटवर्ड शिफ्ट होती है तो दोनों इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज इन बोथ, प्राइस भी इंक्रीज करेगा इक्विलिब्रियम वाला और क्वांटिटी भी। और वहीं पे अगर डिक्रीज होगा डिमांड पे, मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, तो दोनों ही साथ में डिक्रीज करते हैं। क्या डिमांड का समझ में आया कि अगर डिमांड में राइटवर्ड शिफ्ट आई तो दोनों इंक्रीज करेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और अगर डिमांड में फॉल हुआ यानी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुई तो दोनों फिर फॉल हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस भी फॉल हो जाएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी फॉल हो जाएगी। ठीक है सर, हमें ये समझ में आ गया, डिमांड का तो आ गया है। अब हम काम करते हैं, हम सप्लाई का भी समझते हैं। तो देखिए जरा, ये सप्लाई का डिस्क्रिप्शन है और ये सप्लाई का ग्राफ है। ठीक है, तो सप्लाई का ग्राफ देख लीजिए जरा, यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करके दिखा दे रहा आपको कि अगर डिमांड का ऐसे राइटवर्ड लेफ्टवर्ड दोनों आप देख लीजिएगा यहाँ पे, और ये पॉइंट मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, ठीक है, एक ये है और एक ये है। ठीक, अब सप्लाई की बात करते हैं। सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट यहाँ पे आएगा, सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट यहाँ पे आएगा। ये डिमांड से थोड़ा सा अलग वाला है। देखिए जरा,
अगर सप्लाई में राइटवर्ड शिफ्ट आता है, मतलब ये वाला, अगर सप्लाई में ये राइटवर्ड शिफ्ट आता है तो अब डिमांड और सप्लाई इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, डिमांड और सप्लाई इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। इस पॉइंट को जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे प्राइस तो फॉल हुआ बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, है ना। यहाँ पे उल्टा हुआ, पहले वाले में डिमांड में क्या था, दोनों बढ़ रहे थे या फिर दोनों फॉल हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब सप्लाई बढ़ती है, जब राइटवर्ड शिफ्ट आता है तो प्राइस कम हो जाता है, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाती है, ठीक है। वाइस वर्सा, जब सप्लाई में लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा तो प्राइस राइज हो जाएगा, प्राइस पी से P1 हो जाएगा इस पॉइंट पे, ठीक है, और क्वांटिटी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी फॉल कर जाएगी। तो अब देखिए डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, इंक्रीज इन सप्लाई फॉर अ कमोडिटी दैट इज राइटवर्ड शिफ्ट। जब राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो डिक्रीज क्या हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट में डिक्रीज क्या हो रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने पर डिक्रीज क्या हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है ना, प्राइस डिक्रीज हो रहा है और क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रही है। तो कह रहा है डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और वाइस वर्सा, जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा यानी यहाँ पे इंक्रीज होगा डिमांड में, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे एक चेंज है, एक चीज यहाँ पे गलत हो गई है, ठीक है, वो क्या मैं आपको सही करा दे रहा कि यहाँ पे डिमांड और डिमांड नहीं आएगा, हम लोग यहाँ पे सप्लाई का कर्व पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे सप्लाई आएगा। माय सिंसियर अपॉलॉजीज फॉर दिस मिस्टेक, यहाँ पे सप्लाई आएगा, ठीक है, अपने पास आप प्लीज चेंज कर लीजिएगा कि ऑफ द सप्लाई कर्व कॉजेज अ डिक्रीज, और यही यहाँ पे सप्लाई कर्व का, ठीक है। अब देखिए, अब आपको लेके चलते हैं रियलिटी में, ठीक है, वेलकम टू रियलिटी। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि या तो सिर्फ डिमांड का कर्व आगे गया, या तो सिर्फ डिमांड का कर्व पीछे आया, या वाइस वर्सा सप्लाई कर्व आगे गया और सप्लाई कर्व पीछे आया। लेकिन क्या एक्चुअल रियल लाइफ में ऐसा होता होगा कि सिर्फ डिमांड में चेंज आया या सिर्फ सप्लाई में चेंज आया, जब डिमांड में चेंज आ रहा है तब सप्लाई में कुछ नहीं हो रहा है, या जब सप्लाई में चेंज आ रहा है तब डिमांड में कुछ नहीं हो रहा है? द आंसर इज नो। रियल लाइफ में क्या होता है, दोनों साइमल्टेनियसली चेंज होते हैं। हो सकता है डिमांड का कर्व आगे भागे और उसी टाइम पे सप्लाई कर्व पीछे भाग जाए, या दोनों साथ में आगे जाएं, दोनों साथ में पीछे जाएं, है ना, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो देखिए इफेक्ट ऑफ साइमल्टेनियस चेंजेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, अगर दोनों साथ में चेंज होने लगे कि जो तुम्हारा डिमांड का कर्व था वो भी मूवमेंट करना लगा, मतलब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे था, मान लो कि ये दोनों ग्राफ साथ में हो जाएं, ठीक है, कि जो डिमांड था वो भी मूव करने लगे, डिमांड भी मूव करने लगे और सप्लाई भी मूव करने लगे, तो इक्विलिब्रियम वाले कितने ज्यादा, मतलब इक्विलिब्रियम वाले कितने चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो वो अब हम लोग को समझना है। तो देखिए इसमें ना ऐसे में सिर्फ 3 ही केसेस पॉसिबल होते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। सो फार वी हैव डिस्कस बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंडिविजुअली, अभी तक हम दोनों ने क्या करा, हम लोगों ने दोनों को इंडिविजुअली अलग अलग पढ़ा, बट इन रियलिटी बोथ चेंजेस टेक साइमल्टेनियसली, लेकिन रियल लाइफ में दोनों साथ में चेंज होते हैं। वी नो दैट इंक्रीज इन डिमांड लीड्स टू अ राइज इन प्राइस, हमें पता है जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है, और वहीं पे इंक्रीज इन सप्लाई रिजल्ट्स इन फॉल इन प्राइस, और जब सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस गिर जाता है। जब डिमांड बढ़ती है मार्केट में तो प्राइस बढ़ने लगता है, और जब सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस गिर जाता है। सो कॉन्सिक्वेंटली देयर कैन बी 3 पॉसिबिलिटीज, तो ऐसे में 3 पॉसिबिलिटी होती हैं। पहला पॉसिबिलिटी क्या है, देखिए समझिएगा, जस्ट अ मिनट, हाँ जी देखिए, तो इस ग्राफ में कह रहा है जितना डिमांड में इंक्रीमेंट हुआ अगर उतना ही सप्लाई में इंक्रीमेंट हुआ तो जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, जो सॉरी इक्विलिब्रियम प्राइस है वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। देखिएगा, व्हेन इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई इज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी जितना डिमांड में बढ़ोतरी हुई है उतनी ही सप्लाई में भी बढ़ोतरी हुई है, जितना डिमांड में चेंज आया उतना ही सप्लाई में अगर चेंज आता है, सो व्हेन इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई इज इक्वल मैग्नीट्यूड इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स अनचेंज, इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं चेंज होता है लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अगर डिमांड भी बढ़ गई और सप्लाई भी बढ़ गई तो उससे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक, समझ में आया है हो, ठीक है, इसमें तो कुछ टफ नहीं था। सेकंड देखिए, इंक्रीज इन डिमांड इज ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड, मान लीजिए डिमांड तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ी लेकिन सप्लाई इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि अगर डिमांड और सप्लाई दोनों सेम मैग्नीट्यूड से बढ़ते तो इक्विलिब्रियम प्राइस तो वही रहता, बस क्वांटिटी में ही चेंज आता। लेकिन अगर कह रहा है क्वेश्चन कि अगर डिमांड में तो बहुत ज्यादा इंक्रीज आया, सप्लाई में कम इंक्रीज आया, तब क्या होगा,
तब फिर दोनों में चेंज होगा। इफ इंक्रीज इन डिमांड इज ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड देन द इंक्रीज इन सप्लाई, बोथ द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल इंक्रीज, दोनों इंक्रीज कर जाएंगे। देखो इसको, अगर मैं ऐसे करूं जिसमें डिमांड का ज्यादा चेंज आया, सप्लाई का कम चेंज आया, तो अब इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे आ गया। इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि प्राइस भी बढ़ा है और क्वांटिटी बढ़ी है। हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं बताएंगे कि प्राइस का मैग्नीट्यूड क्या है, क्वांटिटी मैग्नीट्यूड क्या है, हम ये बताएंगे कि क्या बढ़ा क्या नहीं बढ़ा। तो हमने बताया प्राइस भी बढ़ा, क्वांटिटी बढ़ी। कब? जब डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है तब। तो इसकी प्लॉटिंग कैसे होगी? इसकी प्लॉटिंग कुछ इस प्रकार हो जाएगी, ठीक है, कि जब डिमांड का कर्व बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड से बढ़ा और सप्लाई का कर्व कम मैग्नीट्यूड से बढ़ा, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ये आ गया जिसमें क्या है, अब प्राइस भी चेंज हो गया, बढ़ गया, और क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड भी बढ़ गई। आई होप समझ में आया। लास्ट केस, थर्ड केस क्या है? इफ इंक्रीज इन सप्लाई इज ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड, अगर सप्लाई का इंक्रीमेंट ज्यादा मैग्नीट्यूड का है और डिमांड का जो इंक्रीज है वो कम मैग्नीट्यूड का है, ऐसे में क्या होगा, प्राइस फॉल कर जाएगा लेकिन क्वांटिटी फिर भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। तीनों केसेस में आपने एक चीज कॉमन देखी, तीनों चीजों में क्वांटिटी बढ़ रही है, और तीनों केसेस में है क्या, हम डिमांड को बढ़ा रहे हैं, सप्लाई को, दोनों बढ़ा रहे हैं, या तो इक्वल मैग्नीट्यूड से, या तो डिमांड को ज्यादा मैग्नीट्यूड से, या तो सप्लाई को ज्यादा मैग्नीट्यूड से। तीनों केसेस में क्वांटिटी बढ़ रही है। तो आपको याद मतलब कुछ नहीं करना है, रटना कुछ नहीं है, आप बस माइंड में अज्यूम करिए ना, आपको ग्राफ अच्छे से, अगर आपको ग्राफ आपके माइंड में विजुअलाइजेशन अच्छा है तो आप खुद ही सोच के लिख पाएंगे कि प्राइस कितना बढ़ा होगा या फिर क्वांटिटी कितनी बढ़ी होगी, ठीक है, बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, फॉल हुई है, क्या हुई है, क्या आप बता देंगे, इक्वल रही है। लास्ट वाला केस देख लेते हैं। कह रहा है कि अगर सप्लाई ज्यादा बढ़ गई, मान लीजिए सप्लाई इतनी बढ़ी और डिमांड सिर्फ इतनी है, तो अब क्या होगा कि इक्विलिब्रियम प्राइस यहां से यहां पहुंच गया। तो जब मैं इसको प्लॉट करूंगा ना, तो क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाई तो बढ़ गई लेकिन प्राइस फॉल हो गया। इसका ग्राफ में प्लॉटिंग कैसा होगा? तो इसका ग्राफ में प्लॉटिंग कुछ इस प्रकार से होगा। तो आप देख सकते हैं कि जब सप्लाई का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है और डिमांड का बढ़ने का मैग्नीट्यूड कम है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो यहाँ पे आ जाता है, जिससे क्या होता है कि प्राइस तो फॉल हो जाता है, ये प्राइस तो फॉल हो गया लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड बढ़ गई। आई होप समझ में आया। इसके बाद में दो बहुत ही इजी से टॉपिक आते हैं जो कि इक्विलिब्रियम के स्पेशल केसेस हैं, दो हैं बहुत छोटे से, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपको कंप्लीट करना है। आप इसको अपनी बुक से रीड कर सकते हैं या आप इसको नेट पे थोड़ा सा रीड कर सकते हैं, और बस रीडिंग के जितना ही है, ये बहुत ही इजी सा है, आप कर ले जाएंगे। परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व और परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व, ठीक है, इसको छोड़िएगा नहीं क्योंकि ये बोर्ड में कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो बहुत ही इजी सा टॉपिक है। अगर आपको यहाँ तक अभी तक पूरा समझ में आया कि इंडिविजुअल डिमांड के इंक्रीज या डिक्रीज होने से राइटवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट पे क्या इफेक्ट आता है, इंडिविजुअल सप्लाई के इंक्रीज या डिक्रीज होने पे क्या मतलब क्या उसके ऊपर इफेक्ट आता है, और दोनों जब साइमल्टेनियसली चेंज होते हैं तो तीनों सिचुएशंस में क्या इफेक्ट आता है, तो आप फिर ये दोनों को भी आप कर पाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कि डिमांड एंड सप्लाई को टूल्स को यूज करके हम लोग प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। वी नो दैट एन इक्विलिब्रियम प्राइस we know that at equilibrium price quantity demanded for commodity equals the quantity supplied। हमको पता है कि जब इक्विलिब्रियम प्राइस होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल होती है, hence there is neither excess supply nor shortage of a commodity in market। तो ना ही सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, ना ही इतनी डिमांड है कि मार्केट में सामान ही नहीं है तो शॉर्टेज हो गया सप्लाई का, ऐसा भी नहीं होता है ना। ये हम लोगों ने क्या ऊपर डिफिनेशन में पढ़ा था, तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस की डिफिनेशन ही यहाँ पे कॉपी कर दी गई है पैरा में, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में आपने इक्विलिब्रियम प्राइस की यहाँ पे डिफिनेशन ही बता दी है कि ये वो प्राइस है जिसपे क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड की कमोडिटी क्या है, बोथ आर इक्वल। तो अब देखिए आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, प्राइस मैकेनिज्म सर्व्स एज अ डिवाइस फॉर एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर्स व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई। बहुत ज्यादा सप्लाई जब मार्केट में बढ़ जाती है या बहुत ज्यादा डिमांड जब मार्केट में बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे क्या है, कभी कभी गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है और गवर्नमेंट प्राइस मैकेनिज्म मतलब इसको एज अ डिवाइस यूज करती है ताकि गुड्स एंड सर्विसेज सही जगह प्रॉपरली पहुंच जाए। मान लीजिए कोई किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, सप्लाई नहीं है, तो प्राइस कुछ ज्यादा महंगे हो जाएंगे। तो जैसे कुछ नेसेसिटी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे कि सॉल्ट हो गया, ठीक है, मिल्क हो गया, तो ये बेसिक नेसेसिटीज है जो कि ह्यूमन को चाहिए होती हैं। तो इनका प्राइस अगर बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा तो वो कैसे अफोर्ड करेंगे, तो ऐसे में क्या होगा, गवर्नमेंट प्राइस सील कर देती है। अब प्राइस सीलिंग क्या होता है, दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं, मतलब एक प्राइस सीलिंग होता है और एक फ्लोर सीलिंग होता है। तो हम लोग अभी देखेंगे क्या होता है। देखिए, प्राइस मैकेनिज्म सर्व्स एज अ डिवाइस फॉर एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर्स व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई। जब बहुत ज्यादा डिमांड हो जाए या बहुत ज्यादा सप्लाई हो जाए तब प्राइस मैकेनिज्म यूज किया जाता है। एट टाइम्स द गवर्नमेंट फिक्सेस द प्राइस बाय लॉ
rather than allowing it to be determined by the free market forces of demand and supply। देखिए हम लोगों ने देखा कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम हो, स्टेबल इक्विलिब्रियम अभी पढ़ा था, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब अगर थोड़ा बहुत भी चेंज आता है तो मार्केट की डिमांड सप्लाई की फोर्सेस उसको टेंड करके वापस से इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचा दें। लेकिन क्या हो कि अगर डिमांड बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाए या सप्लाई बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाए, मतलब सामान बहुत ज्यादा बन जाए, बिके बिल्कुल नहीं, या डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा हो और वो चीजें बन के आई नहीं पा रही हो, सप्लाई नहीं हो पा रही हो, तो ऐसे में मार्केट की फोर्सेस भी जब काम नहीं कर पाएंगी तब गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करेगी और वो क्या करेगी कि बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ वो क्या करेगी, प्राइस को फिक्स कर देगी, या तो प्राइस को ज्यादा फिक्स कर देगी या तो प्राइस को कम फिक्स कर देगी। तो देखते हैं कैसे काम करता है। दो तरह के यहाँ पे प्राइस फिक्सेशन पॉलिसी होती है। पहला है मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन, जिसको हम लोग प्राइस सीलिंग या रैशनिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसके तीन नाम है आपको, मतलब सॉरी दो नाम है आपको याद रखना है कि मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन और यू कैन से इट प्राइस सीलिंग एंड रैशनिंग। ठीक है, दूसरा क्या मेथड होता है, मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन, जिसको हम बोलते हैं फ्लोर प्राइस। तो ये दो आपको नाम याद रखने हैं। तो चलिए पहला वाला टॉपिक हम समझते हैं कि मैक्सिमम प्राइस रियलाइजेशन क्या होता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा और इसको जरूर जरूर करके जाइएगा। इस चैप्टर से प्राइस सीलिंग, फ्लोर प्राइस, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये ऐसे टॉपिक्स पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए व्हाट इज मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन और प्राइस सीलिंग एंड रैशनिंग। कह रहा है प्राइस सीलिंग क्या है, ये मैक्सिमम लीगल प्राइस है जो गवर्नमेंट फिक्स कर देती है। गवर्नमेंट देखती है कि अगर डिमांड अगर बहुत ज्यादा है, ठीक है, कह रहा है प्राइस सीलिंग लीड्स टू, एक मिनट यहाँ पे देखते हैं पहले क्या लिखा हुआ है कि प्राइस सीलिंग इज द मैक्सिमम लीगल प्राइस विच द सप्लायर कैन चार्ज फॉर अ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज। गवर्नमेंट क्या है, एक लिमिट सेट कर देती है कि इससे महंगा आप नहीं बेच सकते। जैसे एक जनरल सी चीज है कि एमआरपी के ऊपर कोई चीज नहीं बिक सकती है। एमआरपी क्या है, एमआरपी वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, उसके ऊपर कोई नहीं बेच सकता, ठीक है, वो फिर लीगल नहीं है। टू बी मीनिंगफुल द प्राइस सीलिंग मस्ट बी बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस इन द डायग्राम OP0। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे मार्क करूंगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो प्राइस है ना वो प्राइस यहाँ पे कर देना चाहिए। ठीक है, जो प्राइस है वो ये कर देना चाहिए, प्राइस को नीचे सेट कर देना चाहिए। क्यों सेट कर देना चाहिए, जब हम प्राइस को नीचे सेट कर देंगे तो उससे क्या होगा कि सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, सप्लाई कम हो जाएगी। अगर डिमांड ज्यादा है, ठीक है, तो हमें अगर डिमांड मतलब सॉरी अगर डिमांड कम है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मतलब डिमांड हमें लग रहा है कि कम है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम प्राइस को कम कर देंगे। जब प्राइस को हम कम कर देंगे, फिक्स कर देंगे कि इससे ज्यादा सेलर चार्ज ही नहीं कर सकता है, तो सेलर क्या करेगा, सप्लाई को रिड्यूस कर देगा। क्यों सप्लाई रिड्यूस कर रहा है, सब सेलर क्या सप्लाई करना चाहता है, जिसका प्राइस ज्यादा हो। ठीक है, अब मान लीजिए मैं दो प्रोडक्ट बनाता था, एक 40 का था एक 30 का था, 30 में कम प्रॉफिट होता होगा, गवर्नमेंट ने 30 वाले को भी 20 कर दिया कि इस 20 के ऊपर का आप बेच ही नहीं सकते, तो मुझे लगा उसमें तो कुछ है ही नहीं, अब बचा ही नहीं, ठीक है, मैं उसमें अब क्या कमाऊंगा। तो मैंने कहा कि उसको बंद करो, एक काम करो 40 वाला करो, तो मैं उसकी सप्लाई डिक्रीज कर दूंगा। मैं सप्लाई डिक्रीज करूंगा तो इससे मार्केट में डिमांड उसकी क्रिएट होने लगेगी कि वो चीज कम मिल रही है, उस चीज का प्राइस भी सस्ता हो गया, तो लोग ज्यादा बाय करना चाहेंगे। तो जब हम प्राइस सीलिंग नीचे कर देते हैं तो उससे क्या होता है, देखिए डिमांड पहले सिर्फ इतनी थी लेकिन अब डिमांड ये है, डिमांड इंक्रीज हो गई और सप्लाई फॉलो हो गई। तो देखिए, तो कह रहा है जब OPO जो था इज द फ्री मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस, ये OPO है और ये OP1 है, P1 यहाँ पे, ठीक है, ये सीलिंग प्राइस है, ये P1 क्या है, ये सीलिंग प्राइस है, ये सीलिंग प्राइस है। प्राइस सीलिंग लीड्स टू अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, इससे क्या होगा, डिमांड एक्सीड कर जाएगी, ठीक है, एंड देयर बाय शॉर्टेज ऑफ द कमोडिटी, इससे क्या होगा, सप्लाई तो अब हो नहीं रही है तो कमोडिटी शॉर्टफॉल हो जाएगा। समझ में आया, गवर्नमेंट क्या करेगी, प्राइस कम कर देगी, इसके प्राइस के कम होने की वजह से जो प्रोड्यूसर है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो वो अब ज्यादा सप्लाई नहीं करेगा, मार्केट में ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं करेगा। जब वो कम प्रोड्यूस करेगा तो कंज्यूमर्स जो है उसको और ज्यादा लेना चाहेंगे क्योंकि प्राइस भी कम हो गया है और मार्केट में वो चीज मिल भी नहीं रही है, तो डिमांड क्रिएट होगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, प्राइस सीलिंग से डिमांड क्रिएट होती है। अगर हमको चाहिए कि लोग खरीदें उस चीज को, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ऐसी चीज को खरीदवाने के लिए वो क्या करती है, प्राइस को सील कर देती है, प्राइस को सस्ता कर देती है। जैसे गवर्नमेंट की राशन की दुकान होती है खुद की, ठीक है, तो वहां पे वो क्या करती है कि वहां पे सस्ते प्राइस में चीजों को मिलती है। जैसे कि जो BPL होते हैं, BPL मतलब क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के होते हैं वो जनरली क्या होता है, उनके पास में एक राशन कार्ड होता है जो गवर्नमेंट नोटरी या फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो है उनको इशूड होता है। तो उसके बिहा पे वो जा करके जो बेसिक व्हीट है, राइस है, शुगर है, ऐसी चीजें परचेज कर सकते हैं और ये मार्केट वाले प्राइस से बहुत कम होता है। मार्केट में मान लेते हैं जैसे कि जो व्हीट फ्लोर आता है तो वो 200 या मान लेते हैं 250 केजी का आता होगा, 5 केजी में मान के चल रहा हूँ कि अप्रॉक्स 40 से 50 केजी पर किलो आता होगा। लेकिन वैसे उनको जो रैशनिंग से पड़ेगा
तो वहाँ पे उनको बहुत ही कम पड़ेगा। उनको लगभग 5 या 6 रुपीज़ का 1 केजी उनको सीधा व्हीट मिलेगा, और वो अगर उसको जो है वो ग्राइंड करवाने जाएंगे, वो उसको अगर उसको फ्लोर में कन्वर्ट करवाने जाएंगे तो पिसवाने के लिए भी उनको 3 या 4 रुपीज़ पर केजी चार्ज पे करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं मैक्सिमम अगर मान लीजिए 6 रुपीज़ का आपको मिला और आपने 6 रुपीज़ ही आपने ग्राइंडिंग में दे दिए, तो आपको 12 रुपीज़ में वो मिल गया, है ना, फ्लोर, व्हीट फ्लोर। लेकिन आप मार्केट से खरीदे तो आपको 45 या 50 रुपीज़ का मिलता है 1 किलो आटा। तो ऐसे में क्या होता है कि जो बीपीएल लोग हैं, जो मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन है, और ऐसे लोग क्या हैं, फिर वो ज़्यादा डिमांड करते हैं कि उनको फिर वो चीज़ चाहिए, तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट के पास भी तो लिमिटेड सप्लाई होगा। क्या गवर्नमेंट सारे गरीब लोगों को उतने प्राइस से दे पाएगी? नहीं। तो बस वही है प्राइस सीलिंग, कि प्राइस सीलिंग क्या होता है कि जो मार्केट का रेट है उससे कम प्राइस सील कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि लोग फिर ज़्यादा डिमांड करते हैं लेकिन सप्लाई कम हो जाती है। ठीक, आई होप समझ में आया। देखिए, इन इंडिया प्राइस सीलिंग इज जनरली इम्पोज्ड ऑन सर्टेन एसेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक व्हीट, राइस, ऑयल, शुगर एटसेट्रा। जैसे मैंने आपको बताया कि सर्टेन एसेंशियल प्रोडक्ट्स, ये आपको कीवर्ड याद रखना है, ठीक है, कि सर्टेन एसेंशियल प्रोडक्ट क्या क्या है, व्हीट, राइस, ऑयल, शुगर एटसेट्रा। ये आपको राशन की दुकान पे सामान मिल जाएगा, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जो राशन की शॉप्स होती हैं, जिनका राशन कार्ड इशू होता है, तो वहां पे आपको ये चीजें मिल जाएंगी, काफी कम रेट पे मिलती है, रीजनेबल प्राइस पे मार्केट से। प्राइस सीलिंग क्या है, इससे ब्लैक मार्केटिंग भी हो सकती है। ब्लैक मार्केटिंग कैसे हो जाएगी? मान लीजिए मुझसे गवर्नमेंट से मैंने क्या करा कि 6 या 7 रुपीज पर केजी के हिसाब से कमोडिटी ले ली, और मुझे पता है मार्केट में 40 रुपीज की बिकती है, तो मैंने जाके किसी सेलर को पकड़ा, जो नॉर्मल शॉप्स होती हैं आसपास घर के, ठीक है, तो मैंने ऐसे सोल प्रोप्राइटर्स को पकड़ा, मैंने उनसे बोला मैं आपको 20 में दे दूंगा, आप 40 में बेच दीजिए। तो ऐसे में क्या होता है कि लोग मान जाते हैं जल्दी। कुछ लोग होते हैं, ठीक है, जो अनएथिकल काम करते हैं, वो मान जाएंगे, उनका भी फायदा है, उनको 20 मिल रहा है, 40 का बेचना है, 20 रुपीज का उनका गेन है। मुझे गवर्नमेंट से 6 का मिला था, मैं उसको 20 दे रहा हूँ, मेरा 40 का गेन है, 14 का गेन है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, अनएथिकल है, ये है ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है। ऐसे भी केसेस राइज हो जाते हैं जब गवर्नमेंट सस्ता प्राइस कर देती है, प्राइस सील कर देती है नीचे, तो ऐसे में ब्लैक मार्केटिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज है इसका, ठीक। अब एक बात सुनिए, मान लीजिए कि मेरे पास में 40 केजी व्हीट फ्लोर अवेलेबल है, ठीक है, सिर्फ 40 केजी, और पर पर्सन 1 केजी परचेज कर सकता है। मेरे पास कस्टमर जो है 100 खड़े हैं बाहर शॉप के, अब मुझे 40 केजी उनको देना है, तो मैं कैसे दूंगा? अब यहाँ पे तो दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इसके लिए 3 मेथड होते हैं। आप सोच सकता है पूछ ले कि एलोकेशन ऑफ अवेलेबल सप्लाई, आपके पास जितना सप्लाई अभी है, आप जितना सप्लाई करने के लिए आप विलिंग है और आपके पास में उतनी पोटेंशियल है, तो आप वो सप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। आप 100 लोगों में से 40 लोगों को कैसे चुनेंगे? पहला तरीका क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले पहले लाइन लगा के आएगा वो सामान ले जाएगा, सिंपल सी बात है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। दूसरा क्या है, प्रेफरेंस बेसिस। प्रेफरेंस बेसिस मतलब क्या होता है? प्रेफरेंस बेसिस का मतलब ये होता है कि नॉर्मल सी बात है, जैसे कि ऐसा मतलब क्लास में होता होगा कि जैसे एक टीचर है तो उनका फेवरेट स्टूडेंट होता है, तो वो उसको प्रेफर करते हैं, ठीक है, कि रीडिंग करनी है तो उसको बोल दिया, ठीक है। या कॉपी ऑपी, जैसे कि मतलब किसी की कॉपी से कुछ बोलना है, दूसरी क्लास में कुछ डिक्टेट करना है, तो उस बच्चे की कॉपी मंगवा ली, है ना। तो वो प्रेफरेंस है उनका, ठीक है, वो चाइल्ड अच्छा है तो वो प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस मतलब होता है कि हम लोगों ने कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ी थी ना, तो उसमें उन्होंने पढ़ा था कि कार्डिनल मतलब क्या होता है और ऑर्डिनल मतलब क्या होता है। तो हमने देखा था कि उसमें मार्शल तो कहते थे कि यूटिलिटी कार्डिनल है, हम उसको नंबर से मेजर कर सकते हैं, लेकिन हमने पढ़ा था कि जो जे.आर. हिक्स थे, उन्होंने बोला था जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है उसमें हम सिर्फ प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे सेलर प्रेफरेंस दे सकता है। मेरे सामने मान लेते हैं कि 10 लोग खड़े हैं और मुझे सिर्फ 6 लोगों का सामान दे रहा है, तो मैं उसमें प्रेफरेंस देता हूँ कि मैं इन 4 को नहीं दूंगा, वो मेरे मन के ऊपर है, ठीक है, मुझे जिसको बेचना बेचूंगा, नहीं बेचना नहीं बेचूंगा। और फिर क्या है लास्ट में, राशनिंग। राशनिंग मतलब क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट जब राशन इशू करती है ना, तो गवर्नमेंट नंबर ऑफ मेंबर्स इन दी फैमिली के हिसाब से करती है। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आप सामान लेने गए, आपकी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो वो पर हेड 2 केजी देगी, तो 4 इंटू 2 8 केजी आपको मिलेगा। आप लेने जाओगे ना, आपको 8 केजी देगा। आपको ये नहीं कि आप आए हो सिर्फ 2 केजी लेके जाओ, पर पर्सन 2 केजी नहीं, फैमिली वाइज चलता है, तो आपको 8 केजी मिलेगा। आपने राशन कार्ड में लिखवा रखा होता है मेंबर्स कितने फैमिली में। मान लेते कोई पर्सन है, उसने लिखवा रखा, उसके घर में 10 मेंबर्स हैं, ठीक है, ज्वाइंट फैमिली उसकी 10 मेंबर्स हैं, तो अब क्या होगा कि 10 इंटू 2 उसको कितने मिलेंगे, उसको 20 केजी मिलेगा, ठीक है। वहीं पे अगर कोई पर्सन आया जिसके घर में कोई नहीं है, उसका सिर्फ इंडिविजुअल राशन कार्ड है, तो उसको सिर्फ 2 केजी मिलेगा। तो एक को 2 दे रहा हूं मैं, एक को 8 दे रहा हूं, एक को मैं 20 दे रहा हूं, तो ये 2 8 20 किस बेसिस पे चला? ये मेंबर्स ऑफ फैमिली के बेसिस पे चला। तो ये क्या है, दिस इज रैशनिंग। तो 3 तरीके से सप्लाई मतलब कमोडिटी को सप्लाई किया जाता है। या तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले जितना आएगा मांग करके ले जाएगा। दूसरा क्या होता है, प्रेफरेंस, मेरा जितना मन जिसको देने का होगा मैं उतना ही दूंगा। तीसरा क्या है, रैशनिंग, ठीक है। तो ये 3 तरीके होते हैं एलोकेट करने के, ठीक। अब आते हैं मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन और फ्लोर प्राइस। फ्लोर प्राइस मतलब क्या होता है, फ्लोर से आप ऐसे मत सोचिएगा कि फ्लोर यानी प्राइस नीचे, नहीं, फ्लोर प्राइस वर्ड थोड़ा डिफरेंट है। फ्लोर प्राइस मतलब होता है मैक्सिमम कितना चार्ज कर सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट ये फिक्स कर देती है। देखिए क्या है,
फ्लोर प्राइस इज द मिनिमम प्राइस एट विच द सेलर्स में सेलर प्रोडक्ट। वो मैक्सिमम मतलब कि जैसे कि मार्केट में कोई चीज 10 की बिक रही है, लेकिन गवर्नमेंट चाहती 10 तो बहुत सस्ता है, कम से कम 15 का बिकना चाहिए, मिनिमम 15, तो उस प्राइस को कर देती है कि इससे नीचे तो कोई नहीं बेचेगा। ये जल्दी करा जाता है फार्मर्स और किसानों के लिए, जैसे कि वो जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बेचते हैं, ठीक है, तो वो तो आके शहरों में बेच नहीं पाते हैं, तो उनके साथ बार्गेनिंग बहुत ज्यादा कर ली जाती है, तो उनको कभी कभी क्या होता है कि उनका रीजनेबल प्राइस उनको नहीं मिलता है, ठीक है। मान लीजिए उनको जो है पर क्विंटल या पर केजी मान लेते हैं, जैसे कि पर केजी उनको वीट के 4 या 5 रुपीज मिलने चाहिए थे, लेकिन जिसने उनसे परचेज करा उसने बार्गेन कर करके उसने क्या करा 2 या 3 रुपीज पर केजी दिया। अब किसान भी मजबूर है तो वो मान गया, तो उसके साथ में क्या हो गया, उसके साथ में गलत हो गया। इसीलिए फ्लोर प्राइस क्या होता है, ये वो मिनिमम प्राइस होता है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है एट विच द सेलर्स में सेलर पर्टिकुलर गुड और सर्विसेज। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी बोल सकते हो इसको या फ्लोर प्राइस बोल सकते हो, इज फिक्स टू अश्योर द प्रोड्यूसर्स लाइक फार्मर्स दैट दे वुड गेट अ रेम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ये इसलिए किया जाता है ताकि उनको उनके हक का पैसा मिल जाए, एटलीस्ट इतना तो मिल ही जाए, ठीक है, समझ में आया। टू बी मीनिंगफुल द फ्लोर प्राइस मस्ट बी अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है, फ्लोर प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर होना चाहिए, ठीक, यानी मार्केट में जो इक्विलिब्रियम प्राइस चल रहा है डिमांड और सप्लाई की नॉर्मल फोर्सेस से मार्केट का जो रेट चल रहा है उससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम में क्या होगा कि जो ये इसका यहाँ पे आप लाइन इसको ड्रॉ करिएगा और आप इसको नाम अब दे दीजिएगा यहाँ पे P1, तो आप बोलेंगे कि ये OP से OP1 आ गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जब ये प्राइस गवर्नमेंट ऐसा फिक्स कर देगी तो उस टाइम पे डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई प्रोड्यूसर ज्यादा करना चाहेगा, ठीक है। पहले कोई चीज 10 की बिकती थी मेरे पास से, अब गवर्नमेंट ने उसको कह दिया है कि मिनिमम 15 का बेचो, तो मैं सोचूंगा इसमें मेरे लिए फायदा है, ठीक है, पहले 10 का मैं बेच रहा था मार्केट में, लेकिन अब 15 से नीचे कोई बेचेगा ही नहीं, सब लोग 15 के ऊपर ही खरीदेंगे। मैंने कहा अब इसमें और मेहनत करो, इसको और ज्यादा प्रोड्यूस करो, है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि ये इंक्रीज कर जाता है। इफेक्ट क्या होता है इसका, इट कॉजेज सरप्लस ऑफ कमोडिटी। अब ऐसा क्या होगा, जब गवर्नमेंट ज्यादा प्राइस चार्ज करने को बोल देगी मुझसे, तो मैं बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करने लगूंगा, तो उससे क्या होगा, कमोडिटी सरप्लस में चली जाएगी, एक्सेस सप्लाई, और डिमांड उतनी मार्केट में होगी नहीं, तो फिर अब जो सामान मैं बनाता जा रहा हूँ ये कौन खरीदेगा, ये खराब हो जाएगा, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, विच इज परचेज्ड बाय गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट खरीद लेती है, ठीक है। गवर्नमेंट ऐसा करती है किसानों के साथ में कि जैसे किसानों के लिए उन्होंने क्या करा कि प्राइस फिक्स कर दिया, कि जैसे मार्केट में मान लेते हैं कि 20 रुपीज में खरीदते थे, उन्होंने प्राइस फिक्स कर दिया है 35 मान लेते हैं पर केजी। तो अब 35 पर केजी पे अब क्या होगा, जो प्राइवेट लोग खरीदते थे किसानों से उनको लगेगा 35 तो बहुत है, नहीं लेते, कम क्वांटिटी लेंगे। तो किसान पहले मान लेते हैं 40 क्वांटिटीज बेचते थे, लेकिन अब वो जो है सिर्फ 25 बेच पा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने प्राइस बढ़ा दिया था, तो बची 15 कौन खरीदेगा, बची 15 गवर्नमेंट ले लेती है और फिर उसको वो जो है एलोकेट कर देती है, जैसे राशन कार्ड वगैरह वाला अभी हमने सिस्टम ऊपर समझा, ठीक है, तो ये करती है। इसी के साथ में आपको बधाई हो, हमारा ये जो चैप्टर है ये भी हमारा चैप्टर होता है अब कंप्लीट। तो हमें जो अब नेक्स्ट चैप्टर समझना है वो है हमारा कॉस्ट एनालिसिस का, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।